ओके, गुड आफ्टरनून। अब इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन कौन सा 18 कवर कर लिया था, ख़त्म कर दिया था। और अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जिसकी एक डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखी है। क्वेश्चन क्या है पहले वो देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर। सो दीज 2 वायर्स आर देयर। ये एक वायर है और ये दूसरी वायर है। बोथ वायर्स आर गोइंग इनसाइड द बोर्ड। ठीक है, तो वायर का बस ये क्रॉस सेक्शन है, ऐसा आप एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये वायर्स दोनों ऐसे ही अंदर जा रही है बाय डिस्टेंस आर एंड कैरी करंट आई ईच इन द सेम डायरेक्शन। दोनों में डिस्टेंस जो है वो आर है एंड दिस 2 वायर्स आर कैरिंग करंट आई इन द सेम डायरेक्शन। वी आर गोइंग टू एज्यूम दैट दे आर कैरिंग करंट इनसाइड द बोर्ड। ठीक है, show that the magnitude of magnetic field at the point P equidistant from the wires and subtending angle theta from the plane containing the wires is B is equal to mu 0 upon pi I upon r sin 2 theta. What is the direction of magnetic field? डायरेक्शन ठीक है, आप बता सकते हो क्या है, बट ये जो डेरिवेशन है ये अभी हमें शुरू करना है। तो इसमें ये जो है ये है आपका पॉइंट P एंड दिस पॉइंट इज सबटेंडिंग एंगल थीटा विद द कंडक्टर। देखो पहला वाला कंडक्टर ये ऐसा है, ठीक है, तो ऐसे करंट जा रहा है। दूसरा वाला कंडक्टर भी उसी को पैरेलल है, इस तरह से है, ये दूसरा वाला कंडक्टर है। सो ये दोनों कंडक्टर्स ऐसे अंदर जा रहे हैं और करंट भी अंदर जा रहा है। बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। ये है कंडक्टर 1, ये है कंडक्टर 2। मैं चाहिए तो आपको ऐसे दिखा सकता हूँ, ये क्रॉस और ये भी है क्रॉस। क्रॉस का मतलब द करंट इज गोइंग इनसाइड। क्रॉस आई एम यूजिंग इट फॉर डायरेक्शन ऑफ करंट, नॉट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब कंडक्टर 1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो कैसे रहेगा। सो कंडक्टर 1 को ऐसे हाथ में पकड़ो, राइट हैंड में, थंब शुड इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा वो इस तरह से रहेगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे ये जो B1 है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर 1। ठीक है, और यहाँ से जो डायरेक्शन है, तो दिस डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर 1। तो B1 जो रहेगा वो टेंजेंशियल रहेगा इस पॉइंट के लिए। सो ये 90 डिग्री एंगल रहेगा। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट 2 या फिर कंडक्टर 2। तो इसको भी आप ऐसे हाथ में ले लोगे। सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा B2 दैट विल बी परपेंडिकुलर यानी टेंजेंशियल टू द पॉइंट P। सो ये रहेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर 2। ये डायरेक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं या डाउट सेशंस में भी आप पूछ सकते हो। सो दीज आर द 2 मैग्नेटिक फील्ड्स B1 एंड B2। अब हमने क्या किया, एक्चुअली देखा जाए ना तो इस स्टेटमेंट से क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट डायग्राम अगर वो देते तो ज़्यादा ईजी होता ये काम। हालांकि उन्होंने डायग्राम नहीं दी है। एनीवे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। द पॉइंट इज अपटेंडिंग एंगल थीटा विद द वायर्स यानी टू द प्लेन ऑफ वायर्स। तो प्लेन ऑफ वायर्स ये ऐसा है। नेक्स्ट, अब हमने क्या किया, वी हैव ड्रॉन अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट E, लेट अस टेक दिस एज पॉइंट A, लेट अस टेक दिस एज B। ठीक है, सो P से A को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और हमें पता है ये एंगल थीटा है, तो इसकी वजह से ये एंगल जो है वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर ये 90 माइनस थीटा है, सो एक हमने क्या कर दिया, लेट अस एज्यूम कि B2 एंड B1 अब दोनों की मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी, क्योंकि ये जो पॉइंट P है इट इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ कंडक्टर्स। यानी ये अगर डिस्टेंस D है तो ये भी डिस्टेंस मैं D ले लेता हूँ, और अगर वो डिस्टेंस सेम है तो B1 एंड B2 की जो मैग्नीट्यूड रहेगी वो भी सेम रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट, ये एंगल है 90 माइनस थीटा। अब अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये दोनों एंगल कौन से, ये वाला एंगल एज वेल एज ये वाला एंगल, ये दोनों 90 माइनस थीटा हो जाएंगे। करके देखो, ज्योमेट्री से करके देखो, ट्राई करके देखो। नहीं आ रहा है तो लेट मी नो, मैं बता दूंगा कि कैसे ये 90 माइनस थीटा आ जाता है। सो यूजिंग ज्योमेट्री ये दोनों एंगल जो है वो 90 माइनस थीटा। देखो एक चीज़ ऐसी है कि ये जो लाइन है इसको परपेंडिकुलर है ये B1, और ये जो BP लाइन है इसको परपेंडिकुलर है B2। अब देखो ये लाइन इस लाइन को परपेंडिकुलर है और ये 90 माइनस थीटा ये भी परपेंडिकुलर ही है। ठीक है, तो ये टोटल एंगल आपको जो आता है वो है 90। अब आगे का डिस्कशन करके देख लो, देखो कुछ मिलता है कि नहीं, अदरवाइज मैं बता दूंगा। नेक्स्ट, तो ये परपेंडिकुलर होने की वजह से ये एंगल्स हमारे जम गए।
नाउ ऐसा है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड जो है B2, इसको मैं दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करता हूँ, तो एक हॉरिजॉन्टल रहेगा, एक वर्टिकल रहेगा। अब उसका वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा B2 का। B1 को भी मैं दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, तो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो ये दोनों के जो वर्टिकल कंपोनेंट्स जो है ना, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो बचता कौन सा कंपोनेंट है? बचता है सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये हमें डायरेक्शन भी दे देता है कि ये डायरेक्शन रहेगी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की। ये दोनों कंडक्टर्स जो है उनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा रिजल्टेंट, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही रहेगा। अब B2 का कंपोनेंट अलोंग दिस लाइन वो क्या रहेगा? B2 cos थीटा। और B1 का कंपोनेंट अलोंग दिस लाइन वो भी क्या रहेगा? B1 cos थीटा। लेकिन मैंने अभी कहा कि दोनों कंडक्टर से वो पॉइंट सेम दूरी पे है। अगर वो कंडक्टर से सेम दूरी पे है, इसका मतलब ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। यानी यहाँ पे B1 इज इक्वल टू B2 एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग वायर। यस, क्या फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग वायर? फॉर्मूला क्या है? इट इज μ0I अपॉन 2πd। यानी ये कंडक्टर है और ये पॉइंट है और डिस्टेंस है आपका d। सो मैग्नेटिक फील्ड इज μ0I अपॉन 2πd। ये है आपका ये है आपकी वैल्यू फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। बट ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इट इज़ ओनली वैल्यू ऑफ B1 एंड B2। उन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके लिए अभी हमें क्या करना है? देखो, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये टोटल डिस्टेंस r है, तो ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा r/2। अब देखते हैं हमें cos थीटा क्या मिलता है। सो cos थीटा हियर इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। सो एडजेसेंट इज r/2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस इज d। So cos theta is r/2d and that's why यहाँ पे एक्सप्रेशन मुझे देखने दो क्या है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो एनीवे लेट अस कीप इट एज इट इज़, इसको अभी फ़िलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। नाउ अब नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि व्हाट इज़ द रिजल्टेंट फील्ड एट दिस पॉइंट। तो रिजल्टेंट फील्ड एट दिस पॉइंट, अब देखो B1 की भी डायरेक्शन ऐसी है, यानी B1 के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन भी ऐसी है और B2 के भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन ऐसी है। यानी दोनों मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे ऐड हो रहा है। क्यों ऐड हो रहा है? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। दैट्स व्हाई रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू ट्वाइस B1 cos ऑफ 90 माइनस थीटा। ट्वाइस क्यों? मैं वहाँ लिख सकता था B1 cos ऑफ 90 माइनस थीटा, ये वाला, एंड दूसरा B2 cos ऑफ 90 माइनस थीटा। सॉरी, ये थीटा नहीं है, ये 90 माइनस थीटा रहेगा, क्योंकि ये जो एंगल है ये थीटा नहीं है, ये 90 माइनस थीटा है। सो इट इज़ B1 cos ऑफ 90 माइनस थीटा प्लस B2 cos ऑफ 90 माइनस थीटा। लेकिन B1 एंड B2 दोनों की वैल्यू सेम है, इसके कारण ये रहेगा ट्वाइस B1 cos ऑफ 90 माइनस थीटा। नाउ ट्वाइस B1 cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। अब बात करते हैं इसकी B1 की। ये B1 की वैल्यू कितनी आ रही है? B1 की जो वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी, एक सेकंड दे दो मुझे बस। हाँ, B1 की जो वैल्यू है कहाँ गई? ये है वैल्यू, दैट इज ट्वाइस μ0I अपॉन 2πd। इट इज 2πd। लेकिन अगर मैं यहाँ ध्यान दूँ, सो d जो मुझे मिल रहा है दैट इज r अपॉन 2 cos थीटा। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो d की वैल्यू जो मुझे मिल रही है दैट इज r अपॉन 2 cos थीटा। सो ये 2 μ0I अपॉन 2π r अपॉन 2 cos थीटा। सो ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचता है? और एक यहाँ पे ये साइन थीटा, यहाँ पर भी ये साइन थीटा। तो देखो ये 2 आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हो और अभी आपको क्या मिलेगा? ट्वाइस। ये 2 को मैंने अभी तक कैंसिल नहीं किया, हालांकि यहाँ पर भी मैं कैंसिल कर सकता, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ से कैंसिल करो या फिर ये दोनों को कैंसिल करो, दैट्स ओके, दैट्स अप टू यू। सो ट्वाइस μ0I अपॉन 2πr
और ये cos थीटा जो है वो ऊपर जाएगा, cos थीटा sin थीटा। अब इस चीज़ को देखो, ये ट्वाइस cos थीटा sin थीटा, सो म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, सॉरी 2 पाई आर तो होगा ही नहीं, ये 2 तो कैंसिल हो गया, 2 ये 2 cos थीटा sin थीटा, 2 cos थीटा sin थीटा, तो ये हो जाएगा म्यू 0 I पाई आर। और आपको ये आइडेंटिटी पता है, डबल एंगल फार्मूला आपको पता होगा। सो 2 cos थीटा sin थीटा इज साइन ऑफ 2 थीटा। तो ऐसा कुछ है क्या उनके एक्सप्रेशन में, लेट मी सी, म्यू 0 I अपॉन पाई आर, म्यू 0 I अपॉन पाई आर साइन ऑफ 2 थीटा, यस दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। तो थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है, और अगर उनका मूड हुआ तो ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। तो बी रेडी विथ दिस डेरिवेशन, ये ऐसा डेरिवेशन आपको आ सकता है। आगे के और 2 डेरिवेशंस हमें करने हैं। आखिरी वाला डेरिवेशन बहुत सिंपल है, बट एक और डेरिवेशन हमें देखना है, वो भी सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, ये थोड़ा चैलेंजिंग पार्ट था। और चैलेंजिंग क्यों था? क्योंकि जो स्टेटमेंट दी थी ना वो बहुत क्लियर नहीं थी। अच्छी एक डायग्राम अगर वो दे देते, एटलीस्ट एक डायग्राम भी दे देते तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता था। उन्होंने डायग्राम नहीं दी, या फिर स्टेटमेंट ढंग से ज़रा दे देते तो भी काम चल जाता था। एनीवे, तो ये एक सॉल्यूशन है। इसमें कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। देखो, ये अगर इसमें कहीं कोई गड़बड़ है तो मुझे पूछ सकते हो। मैं फिर से एक बार बता दूं, ये B1 ये क्या है, ये दोनों क्या है। बेसिकली ये जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड है, इनको मैंने रिजॉल्व किया 2 कंपोनेंट्स में। वन इज़ हॉरिजॉन्टल एंड अनदर इज़ वर्टिकल। सो B2 के ये 2 कंपोनेंट्स आएंगे। सो ये जो हॉरिजॉन्टल है वो हो जाएगा B2 cos ऑफ 90 माइनस थीटा, और B1 के जो दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल तो वो भी इसी डायरेक्शन में रहेगा, B1 cos ऑफ 90 माइनस थीटा, और दूसरा ऐसा वर्टिकल बनेगा। अब जो कि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए वर्टिकल दोनों कंपोनेंट्स अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और उसकी वजह से सिर्फ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बचता है। तो हॉरिजॉन्टल है तो उसकी डायरेक्शन आप बोल सकते हैं द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज हॉरिजॉन्टल, दैट इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कंडक्टर्स, ऐसा आप वहाँ पे लिख सकते हो। बाकी मैथमेटिकल स्टेप्स ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ये ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत हमें यहाँ पे काम में आ गई। बाकी डेरिवेशन सिंपल है, ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। क्योंकि लॉन्ग या फिर इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है तो हम बोल सकते हैं कि ये डायरेक्टली फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे। बाकी कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। नाउ हम बढ़ते हैं आगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 20। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। फिगर शोज अ सिलेंड्रिकल वायर ऑफ डायमीटर ए। तो ये जो वायर है इसका डायमीटर ए है, अरे नहीं यार, रेडियस ए है, बट छोड़ो उसका कोई अभी यहाँ पे फ़िलहाल यूज़ नहीं है, उसका भी यूज़ है। इट इज़, भले उन्होंने डायमीटर बोला है बट जो डायग्राम में उन्होंने दिखाया ना दैट इज़ रेडियस, वो रेडियस दिखाई दे रही है, तो लेट अस टेक इट रेडियस ओनली। आगे कैरिंग करंट आई, तो वो जो करंट जा रहा है उस कंडक्टर से वो है I। द करंट डेंसिटी विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल एक्सिस ऑफ वायर वेरीज लीनियरली विद द रेडियल डिस्टेंस R फ्रॉम द एक्सिस अकॉर्डिंग टू द रिलेशन J इज इक्वल टू J नॉट R अपॉन A, वेयर J नॉट इज़ एनी कॉन्स्टेंट, कोई भी एक कॉन्स्टेंट आप उसे ले सकते हो J नॉट को। R इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंडक्टर, ये जो R है इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंडक्टर, और A is the radius of that conductor. Obtain the magnetic field inside the wire at a distance R from its center। तो यहाँ पे ऐसा है कि आपकी करंट डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी का मतलब है करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये क्रॉस सेक्शन मैंने इस वायर का यहाँ पे सेपरेटली दिखा दिया है, ये है क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। तो करंट डेंसिटी का मतलब है करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, ये होती है करंट डेंसिटी। सो करंट डेंसिटी करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ तक आ गए। और ये करंट डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज हो रही है। और कैसे चेंज हो रही है, वो रिलेशन यहाँ पे बताया है कि इट इज़ चेंजिंग लाइक J इज इक्वल टू J नॉट R अपॉन A। सो ये रिलेशन एक दिया है एंड दे वांट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर
और कौन सा कंडक्टर कहाँ तक का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उनको, 0 to R तक का, यानी 0 to R तक उनको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो यार अब हाँ एक बात और कि कंडक्टर मेटल्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है बट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो रहता है, ये याद रखना। मेटल्स यानी कंडक्टर्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो ज़ीरो रहती है, ठीक है। तो अभी हमें ये मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कहाँ से कहाँ तक, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक का ही मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यानी हमें पूरा करंट कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। करंट कितना कंसिडर करना है हमें, जितना उस क्रॉस सेक्शन में है। कौन से क्रॉस सेक्शन में, ये वाला क्रॉस सेक्शन, ये जो दिखाई दे रहा है, ये वाले क्रॉस सेक्शन में जो करंट है, तो उस करंट की वजह से वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है ये हमें देखना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बात हम कर सकते हैं एम्पियर्स लॉ की, जो कि कहता है इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो टाइम्स आई एनक्लोज्ड। अब यहाँ पे मैं प्रॉपर लिख रहा हूँ, आई एनक्लोज्ड का मतलब है करंट एनक्लोज्ड, इट इज़ म्यू ज़ीरो इंटू आई एनक्लोज्ड। तो जो करंट उस सर्कुलर लूप ने एनक्लोज किया है तो वो हमें देखना। अब कितना करंट एनक्लोज किया हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि करंट डेंसिटी चेंज हो रही है, करंट डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। यस, तो इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, वी विल कंसिडर अ स्मॉल रिंग, वी विल कंसिडर अ स्मॉल रिंग ऑफ थिकनेस डी आर। ये जो थिकनेस है ये है डी आर, ठीक है। और इस रिंग की जो मीन रेडियस है दैट इज़ आर। तो उसका एरिया आप बता सकते हो मुझे कितना है। ये जो रिंग है इसका एरिया रहेगा, एरिया ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 2 पाई आर डी आर। एरिया ऑफ एलिमेंट इज 2 पाई आर डी आर, इतना एरिया रहेगा। नाउ हाउ मच विल बी द करंट थ्रू दैट एलिमेंट। सो करंट थ्रू दिस एलिमेंट I इज इक्वल टू J इंटू 2 पाई आर डी आर। आई इज करंट डेंसिटी इंटू एरिया, क्योंकि करंट डेंसिटी का मतलब क्या है, करंट पर यूनिट एरिया। सो टोटल करंट इज इक्वल टू करंट डेंसिटी इंटू एरिया। सो J इंटू 2 पाई आर डी आर, ये है करंट। सो अब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ आई एनक्लोज्ड, ठीक है। सो बी डी एल, अब बी को हम ले सकते हैं बाहर, डी एल इंटीग्रेशन ऑफ म्यू ज़ीरो, सॉरी नॉट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन यहाँ पे आएगा आई एनक्लोज्ड डी एल, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल यानी बी इंटू 2 पाई आर। ये जो टोटल लूप हम कंसिडर कर रहे हैं, ये लूप जो है ये रेडियस आर का है। सो दैट्स वाई बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू ज़ीरो टाइम्स आई एनक्लोज्ड। आई एनक्लोज यानी J 2 पाई आर डी आर। नाउ व्हाट इज J? J दिया है हमें, J इज J नॉट आर अपॉन A। सो B इंटू 2 पाई आर म्यू ज़ीरो इंटीग्रेशन J नॉट आर अपॉन A 2 पाई आर डी आर। आई होप ये विजिबल है, थोड़ा फेंट हो गया है, ठीक है। सो म्यू ज़ीरो इंटीग्रेशन ऑफ J नॉट आर अपॉन A 2 पाई आर डी आर, B इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू ज़ीरो। अब कौन कौन कॉन्स्टेंट है उनको बाहर ले लेते हैं, J नॉट 2 पाई आर और A। सो J नॉट 2 पाई और ये A, क्या बचेगा, इट इज़ R इंटू आर, आर स्क्वेयर डी आर, B इंटू 2 पाई आर। अब ये R और इधर का R मैंने कैंसिल क्यों नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि, एक मिनट मुझे दे दो, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि ये R इंटीग्रेशन में नहीं है, बट ये जो दो R है, ये वाला R और ये वाला R, ये इंटीग्रेशन में आ रहा है, इसलिए मैंने कैंसिल नहीं किया। नेक्स्ट, सो म्यू ज़ीरो J नॉट 2 पाई अपॉन A, ये आ जाएगा R। अच्छा, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या रहेंगे, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी यहाँ पे रहेंगे। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ रहेंगे, ये यहाँ से R तक, यानी 0 टू R, ये जो लूप है ये 0 टू R, तो लिमिट्स रहेंगे फ्रॉम 0 टू R।
ठीक है। सो आर क्यूब बाय 3, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू आर, म्यू 0 जे नॉट 2 पाई अपॉन ए, ये सेम ही रहेगा, आर क्यूब बाय 3, ये बी इंटू 2 पाई आर, कौन कौन कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई आर 2 पाई, यहाँ से एक आर निकल जाएगा। सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे नॉट आर स्क्वायर अपॉन 3a, ऐसा आंसर यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, जे नॉट यू नॉट आर स्क्वायर बाय 3a, यस, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बन रहा है। तो कुछ नहीं किया, एक एलिमेंट को हमने कंसिडर किया, ये वाला एलिमेंट, इस एलिमेंट से जो करंट पास हो रहा है वो कैसे दिया जाएगा, द करंट इज इक्वल टू करंट डेंसिटी इंटू एरिया। सो करंट इज इक्वल टू करंट डेंसिटी इंटू एरिया, इस एलिमेंट का जो एरिया आ रहा है वो है 2 पाई आर डी आर, तो ये है करंट पासिंग थ्रू दैट रिंग ओनली। हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, सो मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेशन बी डी एल इज म्यू 0 इंटीग्रेशन ऑफ आई एनक्लोज। तो कितना करंट एनक्लोज किया, डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि करंट डेंसिटी इज चेंजिंग एंड दैट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, यानी करंट डेंसिटी इज फंक्शन ऑफ आर। तो यहाँ पे हमें जे 2 पाई आर डी आर फ्रॉम 0 टू आर ये करना पड़ेगा। 0 टू आर ही क्यों लिया, क्योंकि उनको उतने ही क्रॉस सेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। कौन से क्रॉस सेक्शन का, जिसकी रेडियस r है, उतने ही क्रॉस सेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इसलिए 0 टू r लिया। सो जे 2 पाई आर डी आर, सो ये है करंट एनक्लोज्ड। सो j की जगह पे जो j के लिए एक्सप्रेशन उन्होंने दिया है वो हमने यूज़ किया जे नॉट r अपॉन ए। सो अब ये बाकी तो स्टेप्स आपको शायद क्लियर हो गई होगी, बस ये कंसेप्ट यहाँ पे समझना थोड़ा सा ज़रूरी था। एक एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा, फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और ये इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे करंट डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ये इस तरह से इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा। पूरी प्रोसीजर एक बार आप देख लो, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और डाउट सेशन में भी इसका डिस्कशन अगर चाहिए तो हम कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट इज़ 21। क्वेश्चन नंबर 21 में वो उनका कहना ये है, इन द अबव प्रॉब्लम व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड द वायर एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर। यानी अभी भी उतना ही क्रॉस सेक्शन उन्होंने कंसिडर किया है जितना पहले वाले न्यूमेरिकल में किया था। इफ़ द करंट डेंसिटी J इज़ यूनिफॉर्म अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। अब करंट डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है, तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सो हम डायरेक्टली एम्पियर्स लॉ लिख सकते हैं कि जैसे ये क्रॉस सेक्शन है और उन्हें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस मच क्रॉस सेक्शन ओनली फ्रॉम 0 टू r। ये रेडियस है इसकी r, और ये जो रेडियस है वो है a। सो 0 टू r इतने ही क्रॉस सेक्शन में उनको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। सो ऑब्वियसली हम एम्पियर एंड लूप भी उतना ही लेंगे, हमारा जो एम्पियर एंड लूप रहेगा वो भी इतना ही रहेगा। सो नाउ बाय टेकिंग एम्पियर्स लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स करंट एनक्लोज्ड। सो बी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स करंट कितना एनक्लोज किया है, सो करंट एनक्लोज्ड इज करंट डेंसिटी इनटू पाई आर स्क्वायर। कैसे किया, बिकॉज करंट इज करंट डेंसिटी इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया। सो बी डी एल, अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एल यानी ये लूप की टोटल लेंथ, तो ये लूप की टोटल लेंथ आती है 2 पाई आर, म्यू 0 जे पाई आर स्क्वायर। अब क्या क्या कैंसिल होगा, ये पाई कैंसिल, ये आर कैंसिल। सो बी इज इक्वल टू म्यू 0 जे आर अपॉन 2, ये आंसर आ रहा है। देखो यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन क्यों अप्लाई नहीं किया, वो इसलिए क्योंकि इतने क्रॉस सेक्शन ने कितना करंट एनक्लोज किया है, दैट इज इक्वल टू करंट डेंसिटी इनटू एरिया। यहाँ पे करंट डेंसिटी हर जगह पे, किसी भी सेक्शन में आप ले लो, हर जगह पे करंट डेंसिटी कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है। इससे पहले वाले प्रॉब्लम में क्या हो रहा था, करंट डेंसिटी जो है वो चेंज हो रही थी। सो उसकी वजह से प्रॉब्लम ये था कि हमें वहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा बाय टेकिंग सम एलिमेंट। एलिमेंट हमने लिया था एक रिंग को।
सो यहाँ पे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टोटल करंट इज़ करंट डेंसिटी इंटू एरिया, करंट एनक्लोज्ड, सो म्यू ज़ीरो इंटू जे इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इतना जो एरिया है क्रॉस सेक्शन वो है पाई आर स्क्वायर, बस बाकी कुछ नहीं। इंटीग्रेशन और डीएल आपको 2 पाई आर एन है, टोटल पेरीमीटर ऑफ द सर्कल आ जाएगी। और आपको जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है वो है जे बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो जे आर अपॉन 2। लेट मी सी, ये बराबर है क्या? यस। अरे ये पाई आ गया, अब क्या गलत हो गया? लेट मी चेक। पाई आर स्क्वायर और ये है 2 पाई आर, ठीक है। तो पाई पाई तो कैंसिल होना चाहिए। ओके, नहीं, हमारा आंसर बराबर है। ये पाई यहाँ पे नहीं लगेगा, इट इज़ सिंपली म्यू ज़ीरो जे आर अपॉन 2 ही रहेगा, क्योंकि पाई स्क्वायर कहीं पे नहीं मिल रहा है। सो इट इज़ म्यू ज़ीरो जे आर अपॉन 2, ये आंसर आ रहा है। लेकिन अगर आपको कोई सोल्यूशन मिला तो मुझे बताओ जिसमें पाई आ रहा है, बट चांसेस कम है। देख लो, वैसे भी अगर कहीं पर भी कोई ऐसा मिलता है तो लेट मी नो, बट ये इसका फाइनल आंसर आ रहा है। यहाँ पे 2 चाहिए मेरे हिसाब से, पाई नहीं चाहिए। सो ये था इसका सॉल्यूशन। ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था। अब एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस अगर हम करना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर मैं देखूँ तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, ये उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, मैं ये बोल सकता हूँ फ्रॉम दिस रिलेशन, म्यू कांस्टेंट है, करंट डेंसिटी जे कांस्टेंट है। सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी जैसे जैसे मैं सेंटर से दूर जाऊंगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ते जाएगा। लेकिन जब मैं कंडक्टर को क्रॉस कर दूंगा, यानी कंडक्टर से बाहर जाता हूं, तो जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या फार्मूला है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, उसके लिए फार्मूला है म्यू ज़ीरो आई अपॉन 2 पाई आर। टू पाई आर, आर यानी यहाँ पे मैं आर स्मॉल ले लेता हूँ। सो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर इज म्यू ज़ीरो आई अपॉन 2 पाई आर। अब यहाँ से क्या पता चलता है? यहाँ से ये पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ वायर। पर ये कौन सी बात है? ये बात का हम कर रहे हैं आउटसाइड द कंडक्टर, और इनसाइड द कंडक्टर क्या हम बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो अगर हमें ग्राफ बनाना चाहे, सो वाई एक्सिस पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लेता हूँ एंड एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंडक्टर, तो मुझे ऐसा पता चलता है कि लेट आर, कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ द कंडक्टर एंड आर इज द ओनली डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कंडक्टर। सो अप टू रेडियस आर मैग्नेटिक फील्ड विल गो ऑन कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, ये लाइन स्ट्रेट लाइन रहेगी। लेकिन जैसे ही मैं कंडक्टर से बाहर जाता हूँ, जैसे ही मैं इस कंडक्टर से बाहर जाता हूँ, सो मैग्नेटिक फील्ड और ये डिस्टेंस में इनवर्स रिलेशन है, तो ग्राफ जो है वो ऐसा मिलेगा। ये डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी था। हालांकि ये टॉपिक्स उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ऐड कर दिए हैं आपके सिलेबस में, डिपेंडेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ वायर, बट ये ग्राफ भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी था। तो ये लाइन स्ट्रेट लाइन है और यहाँ से फिर ये ग्राफ डिक्रीज होते जाता है। ये सिमिलर हमने कहाँ देखा था? ये ग्राफ हमने सिमिलर देखा था ग्रेविटेशन में, वेरिएशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर आप ये ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको सेम ग्राफ यहाँ पे मिल जाता है ग्रेविटेशन के मामले में। तो एक बार इसको ज़रा चेक कर लेना। ये ग्राफ पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द रिलेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स करेक्ट रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कंडक्टर। तो सेंटर ऑफ कंडक्टर यानी यहाँ से जो डिस्टेंस हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो वो ये बात कर रहे हैं, क्योंकि कंडक्टर के अंदर की जब हम बात करते हैं तो कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और ये हमें यहाँ से पता चलता है। आउटसाइड द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है बाय यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ, वो ये है म्यू ज़ीरो आई अपॉन 2 पाई आर। सो बी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो इसलिए हमें इस तरह का ग्राफ यहाँ पे दिखाई देता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो ये चैप्टर अभी टेक्स्ट बुक में से ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर से मैं MCQs डिस्कस करूँगा और एक असाइनमेंट भी आपको दे दूँगा। सो अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब हम
इसके बाद जो मैं चैप्टर शुरू करूँगा दैट इज़ मैग्नेटिक मटेरियल्स। बहुत ही छोटा चैप्टर है और वो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। थेरोटिकल है बट कुछ नए टॉपिक्स भी उसमें मुझे दिखाई देते हैं। एक है ऑसिलेटर यानी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट, बार मैग्नेट, केप्टिनो मैग्नेटिक फील्ड, तो वो हम देख लेंगे, उसे हम कवर कर लेंगे, डोंट वरी। सो आगे का चैप्टर थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा लेंदी हो गया था चैप्टर क्योंकि कुछ एडिशनल कंसेप्ट और नई कंसेप्ट उन्होंने यहाँ पे ऐड कर दी है। सो अभी के लिए बस इतना ही और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से मैं MCQs शुरू कर दूँगा। ठीक है।